प्यारे बच्चों, मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है जलवायु परिवर्तन पर जो पेरिस समझौता उस पर निबंध मीन्स क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उस पर जो पेरिस एग्रीमेंट अभी इम्प्लीमेंट हुआ था नवंबर 2016 में, उस पर ऐसे लिखिए। तो ये टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो अगर हम निबंध स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर कोर्स ये लिखा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन एक खतरा है तू मान। जलवायु परिवर्तन एक खतरा है तू मान, पर्यावरण की सुरक्षा करना है तेरा काम। तो स्टार्टिंग में हमने कोर्स यहाँ पर डाल दिया है इस ऐसे में, जो ऐसे आपका बेसिकली है एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड। ये जो एनवायरमेंट चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड आज इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। तो कोर्स के बाद फिर हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने यहाँ सारा एक्सप्लेन किया हुआ है एक्चुअली ये पेरिस समझौता है क्या। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने और वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने के लिए विश्व के लगभग सभी देशों का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। देखिए, आज के समय में जो जलवायु क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट बेसिकली जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है कार्बन उत्सर्जन की वजह से। कार्बन बहुत ज़्यादा उत्सर्जित किया जा रहा है, तो इस वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत देशों को खतरा हो चुका है। तो उस चुनौती से निपटने के लिए और जो तापमान में भी वृद्धि हो चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग जो हम कहते हैं, तो तापमान में भी वृद्धि हुई है और उस वृद्धि को केवल 2 डिग्री सेल्सियस के भीतर रखने के लिए विश्व के लगभग सभी देशों ने जो प्रयास किया है वही किया था पेरिस समझौते में। तो ये एक्चुअली पेरिस समझौता इम्प्लीमेंट कब हुआ? ये हुआ था 4 नवंबर 2016 को। 192 देशों के इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया। तो इम्प्लीमेंट जो हुआ था ये कानून, वो हुआ था 4 नवंबर 2016 को। और आगे हम लिख सकते हैं इसी निबंध में, पेरिस में हुई COP। देखिए, ये जो वर्ड है COP, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। जो पार्टीज आपस में कॉन्फ्रेंस करती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उसी को हम बोलते हैं COP। और ये जो पेरिस में हुई थी COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये थी 21st कॉन्फ्रेंस। तो ये 1994 में स्टार्ट हुई थी ये कॉन्फ्रेंस होनी, और हर साल ये कॉन्फ्रेंस हुई। और 21st जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी पेरिस में। तो पेरिस में हुई COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे हम बोलते हैं, जिसमें सभी देश इकट्ठे होते हैं और क्लाइमेट से रिलेटेड अपना डिस्कशन करते हैं। तो COP 21st थी ये, कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है 21वीं बैठक में शुरुआत में ही 177 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। स्टार्टिंग में ही जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी, 21वीं बैठक थी, शुरुआत में ही 170 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के पहले ही दिन इतनी बड़ी संख्या में सदस्यों ने सहमति व्यक्त की हो। तो इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सहमति, ऐसा पहली बार हुआ था जब सभी सदस्यों ने सहमति एक साथ व्यक्त की हो। तो इसका मतलब जलवायु परिवर्तन कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो भारत ने जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे इस समझौते पर, वो किए गांधी जयंती वाले दिन 2 अक्टूबर 2016 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन पार्ट कि पेरिस समझौता है क्या। बेसिकली ये डील कर रहा है जलवायु परिवर्तन से। जो जलवायु इतना चेंज हो रहा है, जलवायु क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको कैसे डील किया जाए, बेसिकली ये पेरिस समझौता उससे रिलेटेड था ये। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम ये डाल रहे हैं कि पेरिस समझौते की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि आखिरकार क्यों ज़रूरत पड़ी। ये जो समझौता हुआ, COP 21st कंडक्ट हुई, जलवायु पर ऐसे समझौते बने, तो इसकी ज़रूरत क्या थी वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। तो ज़रूरत क्यों पड़ी? तो प्रकृति में आ रहे अवांछनीय परिवर्तनों की वजह से इस समझौते का महत्व बढ़ा। ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अवांछनीय परिवर्तन हो रहे हैं जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ऐसे ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं
जैसे कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बिल्कुल सूखा पड़ रहा है, ऐसे परिवर्तन की वजह से इस समझौते का महत्व बढ़ा। नेक्स्ट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कार्बन उत्सर्जन व ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ध्रुवीय बर्फों का पिघलना। कार्बन जो ज़्यादा उत्सर्जन हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग, इनकी वजह से तापमान बढ़ा है। तापमान बढ़ने से ये जो ध्रुवीय बर्फों का पिघलता जा रहा है, जितनी भी ध्रुव पर बर्फ है वो पिघलती जा रही है। और साथ ही साथ ओजोन परत में छिद्र बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव का बढ़ना। जो ओजोन परत में छिद्र, काफ़ी होल जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। समुद्री जल स्तर में वृद्धि होना। कई ऐसे हम वो कारण डिस्कस कर रहे हैं कि जिससे इस समझौते की जरूरत पड़ी। तो नेक्स्ट हमने ये देखा था समुद्र जल स्तर में वृद्धि होना। आपको पता होना चाहिए कि जो सी लेवल जो है वो इंक्रीज कर चुका है, वो लगभग 6 से 8 इंच समुद्र का लेवल बढ़ चुका है। तो समुद्री जल स्तर में भी वृद्धि होना, कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जलवायु चिंता का विषय बना हुआ है। तो इन सभी वजह से ये जो पेरिस एग्रीमेंट इम्पोर्टेंट बन जाता है। दुनिया के हर कोने से लगातार प्राकृतिक आपदा की खबरें आ रही है। ये सारी जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं की खबरें आ रही है वो बेसिकली जलवायु परिवर्तन की वजह से है। और कुछ हम भारत में होने वाले कुछ ऐसे हादसे जो हुए हैं उनके एग्जाम्पल्स भी हम लिख सकते हैं। जैसे केदारनाथ में जो हादसा हुआ था, लेह में बादल फटने की घटना, जम्मू कश्मीर में जो वर्षा, काफ़ी ज़्यादा वर्षा हुई थी, ये सभी जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाएं होने लग रही है। इसीलिए जलवायु परिवर्तन जो है काफ़ी चिंतनीय विषय बना हुआ है सभी देशों के सामने। देखिए हमने यहाँ पर एक ये पॉइंट भी डिस्कस किया, समुद्री जल स्तर में वृद्धि हुई है। देखिए जैसे जैसे समुद्री जल स्तर बढ़ेगा तो जो आइसलैंड है, जो जो छोटी छोटी कंट्रीज है जो समुंदर में ही स्थित होती है, जैसे मालदीव हो गया, एक आपने नाम भी सुना होगा फिजी। फिजी जो आइसलैंड हो गया, मालदीव आइसलैंड हो गया, ये एक्चुअली समुंदर में ही है। तो समुद्री जल स्तर बढ़ने से उन सभी देशों का अस्तित्व भी खतरे में हो जाएगा, क्योंकि जल स्तर बढ़ने से वो सारे देश जल समुंदर में ही समा जाएंगे, हम ये कह सकते हैं। तो ये सभी रीजन रहे जिन रीजन्स की वजह से जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि चलो जलवायु परिवर्तन तो काफ़ी चिंतनीय विषय है ही, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कि क्या इस समझौते के तहत हम कर सकते हैं, इस समझौते से क्या क्या होगा, क्या हम कर सकते हैं, करना क्या है अब, वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं। तो पेरिस समझौते के तहत कार्बनीय उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग को बेसिकली हमने कम ही करना है। कार्बन उत्सर्जन कम होना चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग कम होनी चाहिए। इसके लिए देशों की क्षमता को बढ़ाया जाए। जैसे जो देश कोयले के ऊपर आश्रित है, उनके कोयले से जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसको कंट्रोल किया जाए, उसकी जगह और नई टेक्निक्स यूज की जाए। तो इसके लिए जो विकसित देश है, और विकसित देशों ने ये भी फैसला लिया था, विकसित देश विकासशील देशों को कुछ पैसा देंगे इसके लिए, ताकि उनकी क्षमता को बढ़ाया जा सके और जिससे कार्बन उत्सर्जन कंट्रोल करने में मदद मिले। तो लक्ष्य तक पहुंचने, एक तो ये हो गया कि देशों की क्षमता को बढ़ाया जाए, जिन जिन टेक्निक से कार्बन उत्सर्जन कम होता है उन सभी टेक्निक्स का यूज किया जाए। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लक्ष्य ये था कि जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना चाहिए, एवरेज जो टेम्परेचर है। तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नया औद्योगिक ढांचा, जो जितने भी नए उद्योग लगे उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जितने भी ढांचे हैं, तथा उन्नत क्षमता का निर्माण किया जाएगा। तो इस समझौते में हर एक देश ने स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में कटौती के अपने लक्ष्य पेश किए। हर एक देश ने अपना अपना एजेंडा पेश किया कि वो देश क्या करने वाला है इसके रिगार्डिंग। तो सभी ने अपने लक्ष्य पेश किए, लेकिन ये लक्ष्य, एक ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये रहा कि जो सभी देशों ने लक्ष्य पेश किए, ये लक्ष्य न तो कानूनी रूप से बाध्यकारी है और न ही इन्हें लागू कराने के लिए कोई व्यवस्था बनी। ये डिसएडवांटेज रहा कि उन्होंने, जितने भी देश है सबने लक्ष्य तो पेश कर दिए, लेकिन उसके लिए क्या कानून नहीं बनाए गए।
तो वो देश लागू करे ना करे वो, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहा कि उन्हें लागू कराने के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसी करना क्या है इस समझौते के तहत। इस समझौते के तहत एक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जिसे हम बोलते हैं एनडीसी, मीन्स नेशनल डेटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। नेशनल डेटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब राष्ट्रीय स्तर जो भी देश है, नेशनल है, वो क्या अपना योगदान दे सकता है। एनडीसी की बात भी की गई, जिसके तहत सभी देशों को अपने प्रयासों को मजबूत करना होगा। एक एनडीसी की बात, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनडीसी। तो एनडीसी मीन्स नेशनल डेटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको हम हिंदी में लिखेंगे नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, डिस्ट्रीब्यूशन डेटरमाइंड, डेटरमाइंड मतलब ये कह सकते हैं कि क्या क्या वो निर्धारित कर सकता है। तो कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान, तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की बात की गई। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसी समझौते में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कंक्लूजन पे। इसमें हम लिखेंगे कंक्लूजन, तो हमने लिखना है, तो कंक्लूजन की जो एंडिंग है वो सुझाव के साथ होनी चाहिए कि क्या क्या सुझाव हम पेश कर सकते हैं। तो यदि सभी देश, मुख्यतः चीन और अमेरिका, देखिए ये दो देश चीन और अमेरिका, ये दोनों देश मिलकर कार्बन उत्सर्जन में सबसे आगे है। ये दोनों देश मिलकर कार्बन उत्सर्जन का लगभग 38% उत्सर्जन करते हैं, यहाँ 38 आएगा। तो ये दोनों देश की बात की जाए, चीन और अमेरिका, पूरे 100% कार्बन उत्सर्जन में से 38% तो केवल ये दो देश ही करते हैं, जिसमें चीन 20%, अमेरिका 18% कार्बन उत्सर्जन करते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया, भारत, वो 4% कार्बन उत्सर्जन करता है। तो अगर ये दोनों देश जो 38% कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, सख्ती से इस समझौते के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करें, तो जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण संभव है। तो अगर ये दो देश अगर ठान ले जलवायु परिवर्तन कंट्रोल करने की, तो हम कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण संभव है। और सभी उपाय जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो, उन सभी उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करवाया जाए। जैसे हम ये कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, इनका ज़्यादा यूज किया जाए। उससे जो क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन होगा वो काफ़ी कम होगा। तो जितने भी उपाय जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो, उन सभी को लागू करवा दिया जाए। तो आज इस टॉपिक में हमने क्या क्या किया, एक बार रफ इंट्रोडक्शन, सबसे पहले रफ आइडिया देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि क्या होता है पेरिस समझौता। उसमें आपने ये बताना है कि COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21st बैठक थी, और ये जो है भारत ने कब साइन किए, और उसके बाद ये जो है कब इम्प्लीमेंट हुआ, 4 नवंबर 2016 को कानूनी रूप से लागू कर दिया गया। और फिर हमने बात करी कि एक्चुअली पेरिस समझौते की ज़रूरत क्यों पड़ी। ज़रूरत साफ है कि जो समुंदर लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जिससे जो देश है, जो टापू है, जैसे फिजी जो आइसलैंड है, और साथ ही साथ मालदीव जो आइसलैंड है, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। उन देशों का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। और भी काफ़ी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, जैसे ग्रीन हाउस बढ़ता जा रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो काफ़ी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जिसमें हमने यही बताना है कि इस समझौते की ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में हमने ये लिखा कि इस समझौते के तहत क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। तो एक आपने एनडीसी के बारे में देखा, और साथ साथ कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए बोला गया। तो ये सारी चीज़ें क्या करना है, और लास्ट में कंक्लूजन में यही लिखना है कि अगर चीन और अमेरिका जो उत्सर्जन में 38% है, अगर वो ही कंट्रोल कर लेते हैं, तो पूरा जो एनवायरनमेंट, पूरी जलवायु है, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन हर एक देश का जो रोल है वो इसमें अहम हिस्सा रहेगा। सभी देशों को जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, उसको नियंत्रण करने की सोचनी चाहिए। तो आज इस टॉपिक में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।